Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete digestion in stomach. So let's move to the light pole. So dear students, basically digestion in stomach हमने last lecture में डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे. पहले उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर मूव करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से. Digestion in stomach. So इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स. नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज, ये कौन सा स्फिंक्टर है आपको याद होगा, दैट इज कार्डिक स्फिंक्टर. और स्फिंक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज स्फिंक्टर? इट इज़ अ रिंग ऑफ मसल. स्पेशल एक रिंग होता है मसल्स का जो कि किसी भी ओपनिंग के जो उसको एंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है किसी भी चीज़ की. जैसे कि एसोफेगस के अंदर है, 2 स्फिंक्टर यहाँ मौजूद हैं, स्टमक में एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से. सो लाइक दिस स्फिंक्टर, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड रिंग ऑफ मसल्स विच कंट्रोल और विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो और ब्लैक फ्लश ऑफ द फूड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी वापस उसकी वापसी को रोकता है, या फिर जब वह एंटर हो जाए तो उसकी जो एंट्रेंस है उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि कितनी अमाउंट में जो फूड है वो एंटर होगा, आइदर इन द स्टमक और इन द एसोफेगस और इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. So this is cardiac sphincter, this is stomach. और यहाँ पर ये मौजूद है the pyloric sphincter. अब आपसे पूछा ये जाएगा कि कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर ये कहाँ पर मौजूद हैं. So as you can see, cardiac sphincter, it is present between, ऊपर क्या है? एसोफेगस, और उसके नीचे क्या है? स्टमक. एसोफेगस एंड स्टमक. क्लियर? द स्फिंक्टर प्रेजेंट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस एंड स्टमक इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर. और दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर. इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है. The sphincter, it is present between, तो कहाँ पर मौजूद है dear students? As you can see, this is stomach, और उसके आगे क्या मौजूद है? Small intestine, यानी कि duodenum. It is present between stomach and duodenum. Clear? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर उसके बाद हमने एक और बात की थी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि कहाँ पर मौजूद है? गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि इनर में जो इनर मोस्ट लाइनिंग है स्टमक की, यानी कि म्यूकोजा वहाँ पर मौजूद है. यहाँ पर हमने बात की थी 3 तरह के सेल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. कौन कौन से? नंबर 1, zymogen cells. Number 2, there were auxentic cells. And number 3, there were mucous cells. Clear? Zymogen cells, dear students, ये क्या secrete करते हैं? They secrete pepsinogen, that is the inactive enzyme. Then auxentic cells, they secrete hydrochloric acid, HCl, and the mucous cells, they secrete
म्यूकस। क्लियर? अब इन तीनों सेक्रेशंस को कलेक्टिवली कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। These three secretions, they are collectively called as gastric juice. क्लियर? इन तीनों को कलेक्टिवली कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो ये एक पॉइंट जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन तो सबके डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक पॉइंट रह गया था गैस्ट्रिक जूस, जो कि कहाँ से सेक्रेट हो रहा है, फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक यानी कि म्यूकोसा। और ये गैस्ट्रिक जूस किसे कहेंगे? The collection of pepsinogen, HCl and mucus, they are collectively called as the gastric juice. One more point which was missed, that is pyrosis. It is also an important short question, or it is also called as heartburn. So what is this? पायरोसिस और हार्टबर्न। पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सो पायरोसिस और हार्टबर्न, इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ बर्निंग felt in the mid of chest due to backflush of acidic chyme into esophagus। तो डियर स्टूडेंट्स, एक जलन सी महसूस होती है ये सीने के बिल्कुल सेंटर में। इसको पायरोसिस कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। हार्टबर्न आम सादा लैंग्वेज में कहते हैं, आपने सुना होगा सीने में जलन होना, सीने में जलन। तो सीने में जलन वो बेसिकली इस वजह से इसको हार्टबर्न कहा जाता है, बिकॉज कि यहाँ पर इस साइड पे एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर यहाँ पर हो रही होती है, तो इसी रीजन के अंदर मौजूद है हार्ट, तो उसी की निस्बत से इसको हार्ट बर्न कहा जाता है। तो हार्ट बर्न यानी कि हार्ट नहीं बर्न हो रहा, जस्ट इस साइड पे चूँकि हार्ट मौजूद है लेफ्ट साइड पे, और इसमें इसी रीजन में मौजूद है एसोफेगस। तो स्टमक से बैक फ्लश होगा, मतलब जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो सही तरह से क्लोज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो काइम है, और काइम आपको बताया था ये सूप लाइक मिक्सचर है, सेमी सॉलिड मिक्सचर है, दैट गोज बैक टू द एसोफेगस। दिस इज एसोफेगस। तो एसोफेगस अल्लाह ताला ने इस तरह से नहीं बनाई कि वो एसिडिक मीडियम के साथ कोप कर सके। तो चूंकि ये एसिडिक होता है और कंसनट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर HCl सेक्रेट हो रहा होता है, इस वजह से जैसे ही एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में वो कायम पहुँचेगा तो हमें जलन, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी है कि उसमें बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील होती है, तो हमें वो बर्निंग सेंसेशन फील होगी एज इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम। इसकी लोकेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। पायरोसिस होता क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पायरोसिस और हार्टबर्न? ये क्यों ऐसा होता है? आपने कभी नोट किया होगा, नहीं तो अब ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ ड्यू टू नंबर 1 ओवर ईटिंग। आपकी जितनी एक नॉर्मल रूटीन में कैपेसिटी थी खाना खाने की, आप ज़्यादा उससे खा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से बैक फ्लश हो सकता है काइम का। नंबर 2 lying immediately after eating, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना। तो इस तरह से भी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एसिडिक काइम है वो बैक फ्लश हो सकता है उसका, और उसकी वजह से ये चेस्ट के अंदर
बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जिसको हम पायरोसिस या हार्टबर्न कह रहे हैं। तो इसी वजह से सुन्नत नबवी भी यही है कि खाना खाने के बाद कुछ कदम चल लेना चाहिए, मूव कर लेना चाहिए। तो फ़ौरन खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए। मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानती है और ये उस चीज़ को एग्री करती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटना चाहिए, थोड़ी सी चहलकदमी कर लेनी चाहिए, ये बेहतर होता है। तो ये इससे फिर बचाव हो जाएगा फ्रॉम हार्टबर्न, जिसको हम पायरोसिस कह रहे हैं। नंबर 3, अल्कोहलिज्म। ऐसे लोग जो शराब पीते हैं, तो शराब भी जो है ये ये तो वैसे भी हराम है और टॉक्सिक है। तो इसकी वजह से भी जो लोग मुसलसल इसके एडिक्ट होते हैं, इसकी वजह से भी देखा गया है कि देयर इज़ अ ब्लैक फ्लश ऑफ काइम इनटू द एसोफेगस। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ पायरोसिस। एंड ऑल्सो स्मोकिंग। मुसलसल जो लोग सिगरेट पीते हैं, मतलब चेन स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ नोट की गई है कि उनके अंदर भी ये बैक फ्लश होता है, उनके अंदर भी पायरोसिस यानी कि हार्टबर्न की जो कंप्लेंट्स आती हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि ये समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो एज रिलेटेड, मतलब कि ओल्ड एज में, बुढ़ापे में ये कंप्लेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके रीज़न कि सबके अंदर नहीं, लेकिन ये देखा गया है एज रिलेटेड के कुछ ओल्ड पीपल के अंदर, यानी जो बूढ़े होते हैं हजरात, उनमें ये स्फिंक्टर जो है वो लूज़ हो जाता है। ये मुकम्मल तौर पर क्लोज नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से जैसे वो लेटते हैं तो एसिडिक काइम जो है वो एसोफेगस में पहुंचेगा और उनको ये पायरोसिस यानी हार्टबर्न फील होगा। क्लियर? और इसी तरह से एक और कॉज भी हो सकती है पायरोसिस की या हार्टबर्न की, दैट इज ओवर ड्रिंकिंग। आप सादा पानी या कोई जूस ज़्यादा पी लें, ठीक है, एंड लाइंग इमीडिएटली। तो उसकी वजह से भी जो ज़्यादा पानी पीने से और फिर फ़ौरन उसके बाद लेट जाने से भी बैक फ्लश हो सकता है। और एक और बहुत अहम रीज़न इस पायरोसिस की, दैट इज़ ईटिंग फैटी फूड। तो चर्बी वाला खाना ख़ास तौर पर, यानी जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ये फैट्स और लिपिड्स का कंटेंट ज़्यादा होगा, उसके खाने से भी ये देखा गया कि देयर इज़ अ बैक फ्लो ऑफ द एसिडिक काइम। तो ये उसकी कुछ रीजंस। पायरोसिस आपको होपफुली ये क्लियर हो गया, या हार्टबर्न जिसको हम कह रहे हैं। और इसको हार्टबर्न क्यों कह रहे हैं? हार्ट नहीं बर्न हो रहा, चूँकि लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट है और ये इसी के बिल्कुल नीचे, चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे इन द एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है स्टमक। तो बैक फ्लश होगा तो यहीं से इसी रीजन से पास कर रही है एसोफेगस। तो एसोफेगस के अंदर, चूँकि इसी रीजन के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ पर जलन की जो सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन, इस वजह से इसको हार्टबर्न कहते हैं, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको पायरोसिस कहा जाता है। क्लियर? और इसी तरह से एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स जो इससे रेलेवेंट रहती है स्टमक से, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, देयर आर सम सेल्स। और ये कौन सा रीजन है? दिस इज द पायलोरिक रीजन। इस पायलोरिक रीजन में दीज आर जी सेल्स, यहां पर मौजूद हैं जी सेल्स, एंड दीज आर एंडोक्राइन सेल्स। और डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सेल्स कौन से होते हैं? जो कि सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। सो द जी सेल्स दे सेक्रेट अ हार्मोन बाय द नेम ऑफ गैस्ट्रिन। तो याद रखिएगा कि इसी बिहाफ के ऊपर हम स्टमक को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिन। सो याद रखना, इट इज़ अ हार्मोन। तो गैस्ट्रिन के हवाले से भी हमारी बुक के अंदर मेंशन्ड है, उसको भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज गैस्ट्रिन? तो डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिन इट इज a hormone secreted by the G cells present
in the pyloric region of stomach, और इसका फंक्शन क्या डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन? or its function. So the gastrin, when more protein is present in the food, then gastrin is secreted or released into blood, चूँकि हार्मोन है और हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होते हैं या रिलीज होते हैं, फ्रॉम वेयर इट रीचेस द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स and stimulate gastric glands to release gastric juice. गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी रीज़न जब हम प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा खा रहे हैं खुराक के अंदर, जब जो भी रोटी खा रहे हैं उसके अंदर हम अपने मील में प्रोटीन कंटेंट जब ज़्यादा लेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसमें जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन को सेक्रेट किया जाता है फ्रॉम द पाइलोरिक रीजन एंड इन द जी सेल्स वो रिलीज़ करते हैं हार्मोन को ब्लड सर्कुलेशन में, और वो सर्कुलेशन के ज़रिए होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा इनटू द स्टमक, इसी रीजन के अंदर ही मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं और वहाँ के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, उनको स्टिमुलेट करेगा इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कि वो अपनी अपनी सेक्रेशंस को बढ़ा दें ताकि जो इनकमिंग प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो गैस्ट्रिन है उसका ज़्यादा जो फोकस होता है इट इज़ अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ HCl। सो द गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस को तो प्रोड्यूस कर ही रही है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे ऊपर होगा? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जिसको हम HCl भी कहते हैं। HCl को गैस्ट्रिक एसिड भी याद रखना है, इसका दूसरा नाम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिक acid, clear, as it is secreted from the gastric glands। तो अब ये जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स आ रही हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए, उनके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये काम होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स स्टमक के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इस एंड से स्टार्ट होगी, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस हो रही थी एसोफेगस के अंदर, जो कि हमने उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बात की थी। तो इसी तरह से ये इस एंड से फंडस से शुरू होगी और कंटिन्यू होगी टुवर्ड्स द पाइलोरिक रीजन। तो ये इस तरह से इसकी वजह से क्या होगा कि मिक्सिंग भी होगी यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्तलिफ तरह के ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शंस की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट इस्तेमाल होगी फॉर मेल्टिंग द लिपिड्स, यानी कि दीज आर द लिपिड्स जो आपने खाए थे अपने खुराक के साथ। सो द लिपिड्स आर ऑल्सो मेल्ट, तो यहाँ पर मेल्टिंग भी होती है लिपिड्स की बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड विद इन द स्टमक, क्योंकि इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के अंदर फिर इनकी जो लिपिड्स हैं इनकी डाइजेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर डाइजेशन इन स्टमक की बात करें तो हमने पूरे 2 लेक्चर्स में ये चीज़ें डिस्कस की। तो स्टमक के अंदर मेजर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ डाइजेस्ट हो रही है? सो स्टमक के अंदर देयर इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? अगर डाइजेशन की हम बात करेंगे
और ये डाइजेशन के हवाले से दूसरा पॉइंट है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। फर्स्ट जो पॉइंट था वो ओरल कैविटी थी जो हमने डिस्कस किया, वहाँ पर भी डाइजेशन हो रही थी, लेकिन वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे थे, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर हो रही है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स को द प्रोटीन्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू polypeptides and peptones by the action of pepsin, that is the activated enzyme. अब डिस्टर्स ये पेप्टोन्स का जिक्र है, पॉलीपेप्टाइड का जिक्र है, तो इसके कंसेप्ट को भी यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करता चलता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स? आपने पढ़ा पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय व्हेन द अमीनो एसिड्स more than two amino acids joined by peptide bond। तो दो से ज़्यादा जब अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाएंगे, केमिकली लिंक हो जाएंगे, then that very structure is called as polypeptide। क्लियर? और इसी तरह से पेप्टोन्स, व्हाट आर पेप्टोन्स? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस पॉलीपेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स। तो ये एक वाटर सॉल्युबल मिक्सचर होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड्स के टूटने से और फिर वहाँ पर मौजूद कुछ अमीनो एसिड्स होने की वजह से जो एक मिक्सचर सा बनेगा, उससे हम कहेंगे द पेप्टोन। ये दोनों में डिफरेंस है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? जस्ट अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, जबकि पेप्टोन क्या है? इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल मिक्सचर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो जब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाएगा तो वो पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में कन्वर्ट होंगी। मीन्स कि यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हुई है प्रोटीन्स की, क्योंकि मुकम्मल जब डाइजेशन हो जाएगी प्रोटीन्स की तो उससे हमें क्या हासिल होने वाला है? द अमाइनो एसिड्स, जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं हुआ। तो स्टमक के अंदर क्या हो रहा है? नंबर 1 द पार्शियल डाइजेशन, ये इसको आप समराइज करने लगा हूँ, ऑफ प्रोटीन्स। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जहन में रखना है। नंबर 2, यहाँ पर देयर इज ऑल्सो द मिक्सिंग ऑफ फूड एंड फॉर्मिंग काइम। काइम को हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से बनता है। और नंबर 3 the temporary storage of food to make the feeding discontinuous। तो कुछ लम्हों के लिए, कुछ देर के लिए स्टमक के अंदर जो हम खा रहे हैं फौरी तौर पर, वो डायरेक्टली आफ्टर बीइंग स्मॉल प्रोसेस इसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक के अंदर आएगा और कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा कि जैसे जैसे एसिडिक काइम यहाँ पर बनता चला जा रहा है तो वो यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ओपन होगा और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो एसिडिक काइम है वो रिलीज़ किया जाएगा इनटू द डियोडेनम। क्लियर? तो इस तरह से ये जो कुछ चीज़ें थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर रह गई थी डाइजेशन स्टमक के हवाले से, तो ये होपफुली आपको क्लैरिफाई हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डाइजेशन है उसमें पहले पार्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा आप सोचते होंगे या किसी स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं? तो आपके इस क्वेरी को भी क्लियर करता चलता हूँ।
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उस जो ट्यूब है उसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर बोर और ल्यूमन और डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही ट्यूब्स हैं, लेकिन इनके डायमीटर के अंदर डिफरेंस है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी जो अंदर ल्यूमन है वो थोड़ा बड़ा है, इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो कंपैरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत कम होता है। और इसका कतई तौर पर इसलिए इसको नहीं कहते कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में छोटी है और लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी है, इस सेंस में नहीं हम बात कर रहे हैं, ना ही इस सेंस की वजह से इसका ये नाम रखा गया है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसकी बिहाफ के ऊपर रखा गया है? बिकॉज ऑफ देयर लुमेन और बोर। क्लियर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये बोर के बिहाफ के ऊपर इनका नाम रखा गया है, ना कि उनकी लेंथ। लेंथ की अगर बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर भी ये बात की थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज duodenum, the second part is jejunum, and the third part is ileum। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करूँगा इनके हवाले से। तो पहली चीज़ तो ये इनकी लेंथ की बात की जाए तो इट इज़ 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ duodenum, और 2.5 सेंटीमीटर का होता है 1 इंच। तो 20 से 25 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 10 इंचेस, 10 इंच लंबाई है duodenum की। क्लियर? अगर हम इंच की टर्म में बात करें तो 10 इंच, और अगर सेंटीमीटर की टर्म में बात करें तो 20 to 25। और याद रखिएगा ये जितनी भी आपको रीडिंग्स बताई जाती हैं, ये जितनी भी ये कैलकुलेशंस होती हैं, ये एक एडल्ट की होती हैं। जब भी कभी बच्चों में या बूढ़ों के अंदर कोई ऐसी ये बात की जाएगी तो उसमें साथ हम मेंशन करते हैं कि बच्चों के अंदर इतने हैं, बूढ़ों के अंदर इतने हैं। अगर इसके साथ कोई भी चीज़, कोई एज मेंशन नहीं है तो इट इज़ very well understood that we are talking about an adult। clear? About an adult। इसी तरह से second portion is jejunum। तो 2/5 जो small intestine है उसका 2/5, 5 में से 2 हिस्से जो है वो jejunum होती है। It is approximately 2.4 meters। 2.4 meters। और इसी तरह से ileum ये थर्ड पार्ट है और ये होती है 3/5। ये MCQ पॉइंट है, उसे याद रखना है, बुक के अंदर मेंशन्ड है कि जेजुनम कितना हिस्से हैं। टोटल जो हमारी इंटेस्टाइन है ये आ रही स्मॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 5 हिस्सों में अगर हम इसको तकसीम करें तो 2 हिस्से जो है वो जेजुनम है और 3 हिस्से जो है वो ileum है। क्लियर? और इसकी जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स इन अ नॉर्मल एडल्ट। एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर इसकी ये लेंथ है। तो अगर इसको आप सम अप करें सो इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर्स। तो ये वेरी करती है, लेकिन मैं अगर अप्रोक्सीमेट टर्म्स में बात करूँ तो 6 मीटर से ज़्यादा लेंथ है। इट इज़ ग्रेटर देन 6 मीटर्स, क्योंकि 3.5 और 2.5 अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाए, क्योंकि 10 इंच 12 इंच का 1 फुट होता है। 10 इंच यहाँ पर मौजूद हैं, 4 इंच यहाँ पर मौजूद हैं, तो इट इज़ ग्रेटर देन 6 मीटर्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज़ 6 मीटर्स, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है दैट इज़ अबाउट 5 फीट, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 5, वो सिर्फ 5 फुट है। क्लियर? यानी कि 2 मीटर के करीब करीब, जबकि इसकी लेंथ 6 मीटर के करीब है। तो इस वजह से हम किसको नहीं कहते स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बोर, इसका लुमन जो इसके अंदर जो स्पेस है उसकी वजह से हम इसको स्मॉल कहते हैं और लार्ज कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।